हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो इस सीरीज को लेकर जा रहे थे 400 प्लस क्वेश्चन वाले। ठीक है, 400 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आपको 215 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा लिंक को। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आपके इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 216। क्वेश्चन नंबर 216 में कहते हैं कि जिंक आयरन को सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 216 में कहता है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखे। देखिए, जिंक आयरन आयरन सेकल, ठीक है, जिंक आयरन जो है सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है। जैसे ये जिंक हो गया, ये देखिए सल्फेट हो गया। ठीक है, FeSO4, इन दोनों को अगर क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4। देखिए ये Fe मतलब लोहा के सन क्या ले लिया, जिंक ले लिया, तो ZnSO4 और Fe अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। ठीक है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, तो आंसर होगा लोहे की वस्तुओं की सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई कर देने से लोहा वायु या किसी विलयन से प्रभाव से बच जाता है। ठीक है, समझ गए। तो लोहा की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है, तो लोहा की वस्तुओं की सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई कर देने से लोहा वायु या किसी विलयन के प्रभाव से बच जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ, आपको एक एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ई इम्पोर्टेंट है, ई नहीं है, तो आपको हर एक एग्जाम के लिए आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा और एक एक लाइन को सुनिएगा क्या बोलते हैं। ठीक है, बताइएगा कि चिपको आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में हुआ था। तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, देखिए कभी कभी पूछ देता है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड ना देके कभी टिहरी गढ़वाल देता, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहते हैं वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करिए, तो देखिए पौधे के पत्तियों से जल का बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए, तो पौधे के पत्तियों से जल का बाहर निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगले कहते हैं परपोषी किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रहकर बनाता है उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, परपोषी किसे कहते हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर रहकर बनाता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे मानव। ठीक है, मानव देखिए परपोषी होगा, क्यों, क्योंकि मानव जो है पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे जानवर, ठीक है, जानवर हो जाएगा, जानवर में जितना भी समझ सकते हैं, घोड़ा, गधा, बैल, ऊँट। ठीक है, अच्छा पेड़ पौधे जो है स्वपोषी होगा। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। अगला क्वेश्चन में कहते हैं कि मनुष्य के किसी एक अवशेषी अंग का नाम बताएं। ठीक है, अवशेषी अंग, अवशेषी का मतलब जिसको कोई काम नहीं है, तो आंसर होगा अपेंडिक्स। ठीक है, किसी का सुनते हैं अपेंडिक्स जो होता है पत्थर वहाँ पर जम जाता है ना, तो अपेंडिक्स वाले हिस्से को क्या करके काट के हटा दिया जाता है, फिर भी मनुष्य को कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो मनुष्य के किसी एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए, अपेंडिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 222 में कि शाकाहारी किसे कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जंतु जो शाक सब्जी का आहार करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, और मांसाहारी किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जंतु जो मांस मछलियों का आहार करते हैं। ठीक है, आहार के मतलब भोजन करते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं कि एक लिंगी और द्विलिंग जीव की परिभाषा एक एक उदाहरण के साथ दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक लिंग और द्विलिंग जीव की परिभाषा एक एक उदाहरण के साथ दीजिए। देखिए एक लिंगी जीव किसे कहते हैं, वैसा जीव जिसमें नर एवं मादा लिंग अलग अलग जीव में व्यक्तियों में पाए जाते हैं उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे नर मादा। ठीक है, नर मादा समझ गए, नर के मतलब पुरुष हुआ और मादा के मतलब स्त्री हुआ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि दो लिंगी जीव। ठीक है, एक लिंगी समझ गए, तो वैसा जीव जिसमें नर एवं मादा के लिंग जो होते हैं अलग अलग जीवों और व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं।
द्विलिंगी जीव क्या होते हैं? अधिकांश जीवों में नर और मादा लिंग अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं, इस एवं से स्पष्ट होते हैं, ऐसे जीव को द्विलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, देखिए अधिकांश जीव जंतु में जो है कह सकते हैं कि अधिकांश जीवों में नर और मादा लिंग अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं एवं सुस्पष्ट होते हैं, तो ऐसे जीव को द्विलिंगी कहते हैं। मतलब दोनों लिंग एक ही में पाए जाते हैं। जैसे आप बात करें मछली, ठीक है, और मेढक। अगला क्वेश्चन आपको आता है कि परागन क्या है। ठीक है, बात करते हैं कि परागन क्या है। परागन क्या है? स्वपरागन और परपरागन में एक अंतर लिखे। ठीक है, देखिए परागन क्या है? तो परागकणों के परागकोश से मिलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्कृत पराग तक पहुंचाने की क्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, देखिए परागन क्या है? तो परागकणों के परागकोश से मिलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को यानी कि परागन कहते हैं। ठीक है, स्वपरागन किसे कहते हैं? जब एक ही पुष्प के परागन, ठीक है, जब एक ही पुष्प के परागन उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं, तो उसे जो है स्वपरागन कहते हैं। अब बात करें कि परपरागन क्या है। जब एक पुष्प के परागकोण, ठीक है, जब एक पुष्प के परागकोण का कण होगा, ठीक है, परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वार्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं, उसे परपरागन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 225 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 225 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि लाल रक्त कोशिकाएं की संरचना तथा कार्य लिखिए। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं की संरचना तथा कार्य लिखिए। तो आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं। तो आयतन के हिसाब से लाल रक्त कोशिकाएं कुल रक्त के 45%। लाल रक्त कोशिकाएं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल दिखता है। समझ गए? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा दिखता है? तो लाल दिखता है। रक्त जो है लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के श्वसन गैस का परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रवाह कहते हैं। ठीक है, देखिएगा किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है टिंडल प्रवाह। ठीक है, अगला आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो N/R होगा। ठीक है, आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो N/R होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, एक कूलम कितने आवेश प्रोटॉन से बनता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगला है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है? तो काला दिखता है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 229 हो गया। 230 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 230 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा किस चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? ठीक है, किस चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? तो ओम मीटर होता है। ठीक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है तो ओम मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? आपका आंसर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के। अगला है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 होता है। ठीक है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? ठीक है, मतलब सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है कैसा होता है? तो श्वेत होता है। ठीक है, आप चांदी का रंग देखें ना। आइए, हमारा शरीर pH के कितने पारस के बीच होता है?
तो 7.0 से लेके 7.8 तक, ठीक है। हमारा शरीर pH के कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 तक। अगला है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो NaHCO3 होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? था गोल्ड। गोल्ड के मतलब सोना, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, मतलब विक्रिया नहीं करता? तो सोना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट में, ठीक है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है तो 24 कैरेट में। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6 होगा, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है? तो C6H6 होता है। नेक्स्ट आइएगा 239, ठीक है। 239 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है, ठीक है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग होता है तो एनीमिया रोग होता है। यानी थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ से होता है? थायराइड से होता है। निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? ठीक है। जलीय आहार श्रृंखला होगा, पहले शुरू होगा शैवाल होगा, ठीक है। शैवाल जो होते हैं छोटे छोटे जो जल में रहते हैं ना घास उसको जो जलीय कीट खाएगा, और जलीय कीट को कौन खा जाएगा? तो मछली खा जाएगा, ठीक है। तो जलीय आहार हो जाएगा आपको शैवाल, जलीय कीट और मछली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ठीक है। तो आपको होगा मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26 जोड़ा, नहीं तो जोड़ा के बाद किया था 23 जोड़ा, ठीक है। अब ऐसे पूछेगा कितना होगा तो 46 को, ठीक है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। आइए वन संरक्षण का उपाय है, ठीक है। वन संरक्षण का उपाय है तो जो भी ऑप्शन इसमें लिखा गया था तो इनमें सभी होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा, ठीक है। आपको जो आंसर बताएगा 23 जोड़ा सही है, और ऐसे पूछेगा कितना पाया जाता है तो 46 पाया जाता है, ठीक है। इसमें आंसर गलत है 26 को, ठीक है। आइएगा अगला है कि कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपका आंसर होगा उत्तल, ठीक है। कौन होगा? उत्तल। यानी कि कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? तो आपका होगा आंसर उत्तल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 नंबर, ठीक है। कहते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग होता है? तो आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग होता है 25 सेंटीमीटर। अगला है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 247 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं कि वायु गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन होता है, ठीक है। वायु गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन होगा, ठीक है। तो आज जो आपको 247 क्वेश्चन तक ही रहने देंगे। 248 क्वेश्चन से अगले वीडियो में बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह के कंटेंट देखने के लिए आपको एग्जाम प्री को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि आपको इस तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।